देन नेक्स्ट देखते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में, ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या है? तो ये नैरो बैंड है स्ट्रॉन्ग विंड्स का जो कि ब्लो करती है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। वेस्टर्लीज है ये बेसिकली इन बोथ हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर में। और ये कहाँ मिलता है? फाउंड एट हाई एल्टीट्यूड, ये हाई एल्टीट्यूड में मिलता है 11 to 13 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस अपर ट्रोपोस्फेयर में। कहाँ पे? अपर ट्रोपोस्फेयर में। स्पीड का रेंज अगर देखें तो 400 to 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड का रेंज क्या है? 400 to 500 किलोमीटर है पर आवर। देन सीजनल शिफ्ट अगर देखें तो ये शिफ्ट होगी पोल की तरफ समर में, ठीक है। पोल की तरफ समर में और इक्वेटर की तरफ विंटर में, ठीक है। पोल की तरफ कब? समर में, और इक्वेटर की तरफ कब? विंटर में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। देन इम्पैक्ट अगर देखें तो ये इन्फ्लुएंस करता है वेदर को, रेनफॉल पैटर्न को और एग्रीकल्चर को। मूवमेंट का पैटर्न अगर देखें तो वेव लाइक मूव करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में नहीं। इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर जेट स्ट्रीम बनता कैसे है, ठीक है। तो सन हीट करती है अर्थ को अनइवनली, हर जगह एक ही जैसा हीट नहीं करती है। इसकी वजह से टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, इक्वेटर हॉट होता है और पोल्स जो है कोल्ड होता है। और इसकी वजह से क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और एयर मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया, ठीक है। हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर एरिया की तरफ जाएगी, ठीक है। और कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स जो कि अर्थ की रोटेशन की वजह से जनरेट होता है, ये फास्ट मूविंग एयर जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स क्या करती है? बेंड करती है विंड्स को और इंटेंसिफाई करती है जेट फॉर्मेशन को, ठीक है। और एक और चीज़ है कि आखिर विंड का स्पीड हाई क्यों होता है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में फ्रिक्शन लो होता है, तो इससे हाई स्पीड हो पाता है विंड का। रिजल्ट हम देखते हैं नैरो फास्ट हाई ऑल्टीट्यूड विंड, जिसको कि हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप सिंपली समझना चाहें जेट स्ट्रीम है क्या, तो नैरो बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। तो नैरो बैंड होगा स्ट्रॉन्ग विंड का जो कि ब्लो करेगी वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, दोनों हेमिस्फेयर में। ऊपर अपर ट्रोपोस्फेयर में ब्लो करेगी 11 किलोमीटर से 13 किलोमीटर के, ठीक है, इतना उसका उतने दूरी के बाद ही जो है ये हमें देखने के लिए मिलता है जेट स्ट्रीम। मतलब ये क्या है कि अपर ट्रोपोस्फेयर में ब्लो करेगी, शिफ्ट करेगी पोल वार्ड समर में और इक्वेटर वार्ड विंटर में, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। और ये आखिर बनता क्यों है? तो ये बनता है टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट की वजह से, जो कोल्ड पोलर और वार्म एयर ट्रॉपिकल एयर है उसकी वजह से, और उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा है, ठीक है। ये सब है। देन अब देखते हैं की फैक्टर भी हमने देख लिया कि जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगी जेट स्ट्रीम, ठीक है। जितना टेम्परेचर डिफरेंस उतना जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ये क्या है? पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है, ये पोलर फ्रंट है। देन ये क्या है? सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ठीक है। ये ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये पोलर फ्रंट यहाँ पे बन रहा है। देन अब समझते हैं जेट स्ट्रीम अंडरगोज अ जियोस्ट्रॉफिक फ्लो। तो इसका क्या मतलब होता है? अपर एटमॉस्फेयर में अगर देखें तो फ्रिक्शन नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन नेग्लिजिबल। तो इस वजह से यहाँ पे जो है अपर एटमॉस्फेयर में जेट स्ट्रीम जो है बहुत स्पीड से फ्लो कर पाती है, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ नेग्लिजिबल है। और यहाँ पे दो मेन फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, एक कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का क्या काम क्या है कि ये एयर को पुश करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है, स्ट्रेट मूवमेंट की, ठीक है, हाई से लो जाओ। और कोरियोलिस फोर्स का काम क्या है कि ये विंड को डिफ्लेक्ट कर देती है अर्थ के रोटेशन की वजह से। लेकिन क्या होता है कि ये दो फोर्सेस जो है, जब ये दो फोर्सेस बैलेंस कर देगी एक दूसरे को, ठीक है, तो मतलब ये होगा क्या कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ट्राई करेगी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ स्ट्रेट जाए, और कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट कर देगी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि विंड बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगा फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। स्ट्रेट कहने का मतलब ये है कि HP से लो LP, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर नहीं जाएगी, ठीक है। इंस्टेड अब ये फ्लो करेगी पैरेलल टू आइसोबार। आइसोबार के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि सेम प्रेशर वाला लाइन, ठीक है, सेम प्रेशर वाला लाइन, ठीक है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, और अगर ये सेम प्रेशर है इन पॉइंट में, तो ये कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये होता है जो है कि हर पॉइंट पे सेम प्रेशर है, तो यहाँ पे एक लाइन जो है इनको कनेक्ट करेगी, वही होता है आइसोबार, ठीक है। तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या कहते हैं? जियोस्ट्रॉफिक फ्लो कहते हैं। और फिर ये जेट स्ट्रीम पे कैसे अप्लाई होगा, तो समझते हैं कि जेट स्ट्रीम पे कैसे अप्लाई होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जेट स्ट्रीम एग्जिस्ट करती है अपर ट्रोपोस्फेयर में, जहाँ पे कि फ्रिक्शन लो है। तो होगा क्या, यहाँ पे फ्रिक्शन लो है तो विंड बहुत फास्ट मूव करेगी, और ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है तो ये क्या करेगी, एयर को मूव करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, लेकिन कोरियोलिस फोर्स इसको डिफ्लेक्ट कर देगी अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो हाई एल्टीट्यूड में दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो रिजल्ट क्या होगा कि विंड जो है क्रॉस नहीं करेगी आइसोबार को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दे फ्लो पैरेलल टू आइसोबार, और ये आइसोबार को क्रॉस नहीं करेगी और बहुत हाई स्पीड में, तो यही हो जाता है जेट स्ट्रीम। तो अब देखते हैं कि इसका रिलेशन जो है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सेल के साथ भी है, ठीक है। हेडले सेल कहाँ बनता है, ट्रॉपिकल रीजन में। फेरल सेल कहाँ पे, मिड लैटिट्यूड में। पोलर सेल कहाँ पे, हाई लैटिट्यूड में। तो ये बाउंड्रीज पे जो है टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से, क्योंकि बाउंड्रीज पे क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंसेस हाई होगा, स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट होगा, तो जेट स्ट्रीम इसके बाउंड्री पे बन जाएगा। पोलर जेट कहाँ बनेगा, तो पोलर और फेरल सेल के बीच में जो है पोलर जेट बन जाएगा, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत कोल्ड वर्सेस वार्म एयर जो है यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग जेट बन जाएगा, हम पढ़ चुके हैं। देन सब ट्रॉपिकल जेट अगर हम देखें तो ये हेडले और फेरल के बीच में बनेगा, और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो है हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना ही समझना है कि बाउंड्रीज पे टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट होता है, जिसकी वजह से जेट स्ट्रीम बन जाता है, ठीक है। हेडले और फेरल और पोलर के बीच में तो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे कहाँ पे कौन सा जेट स्ट्रीम बन रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम कितने तरीके का होता है, तो एक हुआ परमानेंट जेट स्ट्रीम। तो इस परमानेंट जेट स्ट्रीम में आता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और ये हेडले और फेरल के बीच मिलेगा। तो हेडले सेल और फेरल सेल, गिव मी अ मोमेंट। तो ये कहां मिलेगा ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, गिव मी अ मोमेंट, ये है कहां, यस यही है। तो ये हेडले और फेरल सेल के बीच में मिलेगा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और फेरल और पोलर सेल के बीच मिलेगा पोलर जेट स्ट्रीम। तो इस बात को याद रखना है कि हेडले और फेरल के बीच क्या मिलेगा, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और फेरल और पोलर सेल के बीच में मिलेगा पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि इसके साथ ये एसोसिएटेड है। तो ये कहाँ मिलेगा, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हेडले और फेरल सेल के बीच में, और ये कंटिन्यूअस होता है सदर्न हेमिस्फेयर में, और इंटरमिटेंट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि ये कंटिन्यूअस होगा सदर्न हेमिस्फेयर में, और इंटरमिटेंट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर में, ठीक है। तो ये हम क्या देख पा रहे हैं कि नियरली कंटिन्यूअस होता है ये विंटर में दोनों हेमिस्फेयर में। तो यहाँ पे अगर देखें तो विंटर में दोनों हेमिस्फेयर में जो है ये कंटिन्यूअस रहेगा, लेकिन यहाँ सिर्फ ये समर वाला अगर आप याद रखें कि समर में इंटरमिटेंट हो जाएगा ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और ये इन्फ्लुएंस करता है मॉनसून को भी, ठीक है। तो अब समझते हैं कि ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ये कंटिन्यूअस क्यों रहता है सदर्न हेमिस्फेयर में, और इंटरमिटेंट क्यों हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो समझते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में मोस्टली ओशियन है, तो यहाँ पे स्टेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट है, तो फ्यूअर लैंडफॉर्म है, मिनिमल डिस्रप्शन है, तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम यहाँ पे कंटिन्यूअस ही रहता है ईयर राउंड, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ समर में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है। तो क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लार्ज लैंड मासेस है जो कि हीट अप होता है, जो वीक कर देता है टेम्परेचर ग्रेडियंट को, और फिर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन होता है, जिसकी वजह से डिसरप्ट हो जाता है अपर विंड, और सब ट्रॉपिकल जेट जो है इसीलिए इंटरमिटेंट हो जाता है समर में, ठीक है। और यहाँ हम क्या देखेंगे कि सदर्न हेमिस्फेयर में कंटिन्यूअस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डिसरप्शन नहीं है, यहाँ पे डिसरप्शन हो जाता है इसीलिए इंटरमिटेंट हो जाएगा। उसके बाद विंटर में दोनों हेमिस्फेयर में अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग इक्वेटर पोल कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इक्वेटर और पोल में कॉन्ट्रास्ट होता है, जिसकी वजह से जेट स्ट्रीम स्ट्रेंथन हो जाता है, और जेट स्ट्रीम जो है यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कंटिन्यूअस ही रहता है। देन अब हम देखते हैं पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम को, ये मिलता है फेरल और पोलर सेल के बीच में, ठीक है। कहाँ पे, फेरल और पोलर सेल के बीच में होता है पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। तो ये मोर वेरिएबल होता है इन पोजीशन देन सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से मोर वेरिएबल होता है, ठीक है।
और स्ट्रॉन्गर और मोर रेगुलर होता है विंटर में, ये विंटर में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ज़्यादा रेगुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमने देखा कि विंटर में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। और समर में हमने देखा कि ये जो है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम थोड़ा सा इंटरमिटेंट हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं टेम्परेरी जेट स्ट्रीम। तो ये जो दोनों था ना, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, तो ये क्या है, परमानेंट ही रहेगा, ये दोनों परमानेंट रहेगा। क्योंकि ये क्यों हो रहा है, ये सेल की वजह से बन रहा है, फेरल और पोलर सेल की वजह से, और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, हेडले और फेरल सेल की वजह से, ठीक है। अब देखते हैं टेम्परेरी जेट स्ट्रीम। तो ट्रॉपिकल में क्या बनेगा, टेम्परेरी में ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बनेगा। ये डोमिनेंट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर में, ठीक है, 5 to 20 डिग्री नॉर्थ। और इन्फ्लुएंस जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इसका होता है फिर साउथ एशियन मॉनसून पे। तो ये जो टेम्परेरी जेट स्ट्रीम बनता है, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, तो ये साउथ एशियन मॉनसून को जो है इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो एक क्या है, सोमाली जेट स्ट्रीम है। ये समर के टाइम पे होता है ओवर नॉर्दर्न मेडागास्कर एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया, ठीक है। और इंटेंसिफाई हो जाता है ये जून और अगस्त को, और ये इम्पैक्ट करता है साउथ एशियन मॉनसून को। किसको इम्पैक्ट करता है, साउथ एशियन मॉनसून को इम्पैक्ट कर देता है। देन नेक्स्ट अगर देखें तो फिर क्या होता है, मेजर क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो फ्रॉम सदर्न इंडियन ओशियन टू सेंट्रल अरेबियन सी। तो होता क्या है, ये जो सोमाली जेट है तो स्ट्रॉन्ग विंड जो है क्रॉस करती है इक्वेटर, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम सदर्न इंडियन ओशियन से अरेबियन सी, और क्रॉस करने के बाद जो है ये क्या हो जाती है, टर्न इनटू साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, जो कि मॉइस्चर लेकर के आती है इंडिया में, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग विंड क्या करती है, क्रॉस करती है इक्वेटर को सदर्न इंडियन ओशियन से अरेबियन सी की तरफ, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखें अगर जेट स्ट्रीम का, तो ये कंट्रोल करती है वेदर पैटर्न और स्टॉर्म ट्रैक्स को, इन्फ्लुएंस करता है मॉनसून को, स्पेशली साउथ वेस्ट मॉनसून जो है इंडिया का ये इफेक्ट करता है एविएशन को, फ्लाइट के स्पीड को और फ्यूल इफिशियंसी को, गाइड करता है मूवमेंट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। देन ये क्या करती है, इम्पैक्ट करती है टेम्परेचर को, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन को अक्रॉस रीजन। देन अब देखते हैं मिएंडरिंग ऑफ जेट स्ट्रीम। तो यहाँ पे हमने कितने तरीके का देखा, परमानेंट वाले में हमने देखा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, देन हमने क्या देखा, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के बारे में, देन पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, ओके। देन हमने टेम्परेरी में देखा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, देन सोमाली जेट स्ट्रीम, ठीक है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कि डोमिनेट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर में, और ये इसका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है साउथ वेस्ट मॉनसून पे। और ये जो सोमाली जेट स्ट्रीम है तो ये कब आता है, अकर्स ड्यूरिंग समर ओवर नॉर्दर्न मेडागास्कर एंड ऑफ कोस्ट द सोमालिया। और इसके बारे में भी हमने देखा कि ये क्या करता है, मॉनसून को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, इम्पैक्ट करता है साउथ एशियन मॉनसून को, ठीक है। देन अब देखते हैं मिएंडरिंग ऑफ जेट स्ट्रीम और रॉसबी वेव। तो यहाँ पे जेट स्ट्रीम जो है वेव लाइक पैटर्न डेवलप करता है नॉर्थ साउथ आर्क की तरह, ठीक है, स्ट्रेट जाने की बजाय ये नॉर्थ साउथ आर्क की तरह डेवलप करता है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। और ये जो अनड्यूलेशंस है इसको क्या कहा जाता है, रॉसबी वेव कहा जाता है। मिएंडरिंग क्या है, ठीक है, तो मिएंडरिंग का मतलब हो गया कि जेट स्ट्रीम वेव लाइक पैटर्न डेवलप करी है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट पाथ ईस्ट फ्लो, ठीक है। तो ये अगर देखें तो इस तरीके से वेव लाइक पैटर्न कर रही है, और ये जो लार्ज अंड्यूलेशन है इसी को हम रॉसबी वेव कहते हैं। नॉर्थ साउथ कर्व जो है आर्क ये फॉलो करती है, हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, आखिर मिएंडर करती क्यों है, तो इन्फ्लुएंस बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे एयर मूव करती है इक्वेटर से पोल की तरफ, तो अर्थ का रोटेशन जो है कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट की वजह से कर्वेचर होता है, और ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब एयर नियर पोल होता क्या है, इस एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से जो एयर है पोल के पास ये फास्टर मूव करती है, ठीक है, क्योंकि ये अर्थ के एक्सिस से क्या है, क्लोजर टू अर्थ एक्सिस। तो एयर जो है पोल के पास फास्ट मूव करती है, और इक्वेटर में जो एयर है ये स्लो मूव करती है, ठीक है। और ये जो डिफरेंस है वेलोसिटी में, ये इंस्टेबिलिटीज क्रिएट करती है जेट स्ट्रीम में, और उसकी वजह से फिर फॉर्म होता है मिएंडर और रॉसबी वेव, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है मिएंडरिंग को। तो टेम्परेचर डिफरेंसेस, ठीक है, सीजनल चेंजेस, टेम्परेचर डिफरेंसेस यानी जो सीजनल चेंजेस होता है तो वो अफेक्ट करता है। देन
टोपोग्राफी या माउंटेन जैसे रॉकीज या हिमालय, तो ये डिस्टर्ब करेगी फ्लो को और बेंड होगा जेट स्ट्रीम का। देन ओशियन करंट और क्लाइमेटिक वेरिएशन, इसकी वजह से शिफ्ट होगा और डेविएशन होगा पाथ में। तो फाइनल आपको ये समझना है कि जो जेट स्ट्रीम का मियंडर होता है रोसबी वेव, ठीक है, तो ये क्यों होता है, कोरियोलिस इफेक्ट और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से होता है, प्लस डिफरेंशियल वेलोसिटी प्लस कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है जैसे कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है, माउंटेन्स है, ओशियन करंट है, इसकी वजह से होता है। तो अब देखते हैं कि ये जो मियांडर कर रही है जेट स्ट्रीम रोसबी वेव, तो इसका इम्पैक्ट है क्या कुछ, तो इसका इम्पैक्ट है, ठीक है, वेदर और क्लाइमेट पे इम्पैक्ट है। जब ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होती है, रीज बनाती है, तो जो वार्म एयर जो है ट्रैप हो जाता है। इसमें क्या होता है, नॉर्थ की तरफ जब शिफ्ट हो रही है वार्म एयर इसमें ट्रैप हो जाता है, हीट वेव्स इसकी वजह से हो सकता है, ड्राई कंडीशन हो सकता है और ड्रॉट्स हो सकता है, और ये प्रेसिपिटेशन को सप्रेस कर देगा, ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका यूरोप में हो सकता है। और जब ये साउथ वर्ड डिप करती है, ट्रू बनाती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कोल्ड आर्कटिक एयर है ये लोअर लैटिट्यूड की तरफ आ जाती है, ठीक है। जब नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो यहाँ वार्म एयर ट्रैप हो रहा है जिसकी वजह से हीट वेव हो रहा है, ड्राई कंडीशन हो रहा है, और जब साउथ की तरफ हो रहा है तो कोल्ड आर्कटिक एयर मूव कर रही है लोअर लैटिट्यूड में, और ये क्या कॉज कर रही है, कोल्ड वेव्स, ठीक है, और शार्प टेम्परेचर फॉल होगा, हैवी स्नोफॉल कनाडा और नॉर्दर्न यूएसए में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ये वाला भी कंडीशन नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में होता है, और बेसिकली ये जो साउथ वर्ड डिप है ये कनाडा और नॉर्दर्न यूएसए में देखने के लिए मिलता है। देन क्लाइमेट चेंज, तो अगर हम ये देखें कि आर्कटिक जो है वार्म हो रहा है फास्टर देन द ट्रॉपिक्स, ठीक है, तो आर्कटिक क्या हो रहा है, अभी हम देखें क्लाइमेट चेंज की वजह से कि ट्रॉपिक से ज़्यादा आर्कटिक फास्टर वार्म हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है। अगर वीक ग्रेडियंट है तो जेट स्ट्रीम स्लो हो जाएगा और ये फ्लो जो है स्लोअर हो जाएगा, तो अगर फ्लो स्लोअर हो गया तो मियंडरिंग और ज़्यादा होगा, एम्पलीफाई हो जाएगा रोसबी वेव, तो यहाँ पे परसिस्टेंट एक्सट्रीम वेदर देखने के लिए मिलेगा, लॉन्ग हीट वेव होगा, प्रोलॉन्ग कोल्ड जो स्पेल्स हो जाएगा क्योंकि जेट जो है शिफ्ट हो गया स्लो, जो ये पहले अच्छे से ऐसे जल्दी से फ्लो कर रहा था अब ये इतना स्लो है कि इस तरीके से रोसबी वेव और ज़्यादा बन रहा है। तो इसका इम्पैक्ट फिर क्या पड़ रहा है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के ऊपर और ओजोन डिप्लीशन के ऊपर। तो वीक मियंडरिंग जेट की वजह से जो कोल्ड एयर जो है ट्रैप हो जाता है पोलर रीजन में और यहाँ बन जाता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ठीक है। तो ये जो है बहुत लो टेम्परेचर पे बनता है, स्ट्रेटोस्फेयर में बनता है, ठीक है। और ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होता है ये सरफेस प्रोवाइड करता है केमिकल रिएक्शन की वजह से, और इन रिएक्शन की वजह से क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है ओजोन मॉलिक्यूल्स का और फिर ओजोन का डिप्लीशन जो है और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है। वैसे तो हम समझ ही चुके हैं प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, तो इट रेफर्स टू डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिटवीन टू लोकेशन। अगर एक ये लोकेशन है और एक ये लोकेशन है तो यहाँ दोनों जगह क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस है, तो इसी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है। स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है कि बिग डिफरेंस है ओवर शॉर्ट डिस्टेंस की। स्टीप कहने का मतलब कि छोटे छोटे डिस्टेंस में ही बिग डिफरेंस है, ठीक है, प्रेशर में। और वीक प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब कि स्मॉल डिफरेंस है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस की, यहाँ से यहाँ तक देखें तो स्मॉल डिफरेंस ही है, ठीक है। तो ये हो गया स्टीप जब बिग डिफरेंस होगा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, और हम जब वीक प्रेशर ग्रेडियंट कह रहे हैं इसका मतलब कि स्मॉल डिफरेंस है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, ये है। देन अब ये जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होता है, तो ये हमने देख लिया कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, तो ये प्रेशर ग्रेडियंट है। देन जियोस्ट्रॉफिक विंड मतलब अपर एटमॉस्फेरिक विंड्स, ठीक है। हमने जब जो है ये पढ़ा था जेट स्ट्रीम, ओके, तो जेट स्ट्रीम जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि ये जियोस्ट्रॉफिक विंड को फॉलो करता है, ठीक है, जियोस्ट्रॉफिक पाथ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि जो अपर एयर विंड्स होता है ये कहाँ पे होता है, 2 to 3 किलोमीटर अबव द सरफेस होता है, ठीक है, सरफेस से 2 से 3 किलोमीटर ऊपर होता है, और ये फ्री होता है फ्रिक्शनल इफेक्ट से, और ये कंट्रोल होता है मेनली प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से और कोरियोलिस फोर्स से। कैसे कंट्रोल होता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से कंट्रोल होता है और कोरियोलिस फोर्स से कंट्रोल होता है। ये फ्लो पैटर्न अगर हम देखें तो विंड फ्लो करती है पैरेलल टू आइसोबार, ठीक है, क्यों, ड्यू टू बैलेंस बिटवीन
बिटवीन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स इन अपर एटमॉस्फेयर। तो ये क्या करेगी, इसीलिए विंड फ्लो करेगी पैरेलल टू आइसोबार। सर्कुलेशन टाइप अगर देखें तो ये साइक्लोनिक और एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म कर सकती है। रोल क्या है ग्लोबल सर्कुलेशन में, तो अगर हम देखें तो क्या हो रहा है कि एयर राइजिंग एट इक्वेटोरियल बेल्ट डज नॉट मूव स्ट्रेट टू द पोल्स। तो हो क्या रहा है कि जो एयर राइज कर रही है इक्वेटोरियल बेल्ट में, तो ये स्ट्रेट पोल की तरफ नहीं जा रही है, बल्कि कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जा रही है, और इसी की वजह से हमें डिसेंट देखने के लिए मिलता है सब ट्रॉपिक में, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये पोल की तरफ जो जाती है तो क्या पूरा स्ट्रेट पोल की तरफ चली जाती है, नहीं, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है और डिसेंट हो जाती है सब ट्रॉपिक्स में। 30 डिग्री लैटिट्यूड में जब हम देख रहे थे कि सब ट्रॉपिकल बेल्ट और ये सब प्रेशर वगैरह कैसे बनेगा, तो वहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। देन ग्रेडियंट विंड, तो एयर फ्लो अलोंग अ कर्व्ड पाथ। तो एयर कैसे फ्लो करती है, कर्व्ड पाथ में, कर्व आइसोबार में फ्लो करती है, तो हम क्या कहेंगे, ग्रेडियंट विंड, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड, और ये जियोस्ट्रॉफिक विंड का ही एक्सटेंशन होगा, ठीक है। जियोस्ट्रॉफिक विंड जो है कैसे फ्लो करेगी, अलोंग स्ट्रेट आइसोबार, स्ट्रेट आइसोबार में फ्लो करेगी। आइसोबार का मतलब हम जानते हैं कि प्रेशर का सेम होना, ठीक है, सेम प्रेशर जहां होगा वहां कनेक्ट होगा जो लाइन, तो उसको हम कहेंगे आइसोबार। देन ग्रेडियंट विंड क्या होता है, तो फ्लोज अलोंग कर्व्ड आइसोबार, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट विंड कैसे फ्लो करेगी, कर्व्ड आइसोबार के अलोंग जो है फ्लो करेगी, यानी सर्कुलर फ्लो। तो ग्रेडियंट में याद रखना है कि सर्कुलर फ्लो होगा, और जियोस्ट्रॉफिक विंड में फ्लो अलोंग स्ट्रेट आइसोबार, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या है, जेट स्ट्रीम है। हम ऑलरेडी इन सारी चीज़ों के बारे में जान चुके हैं, ठीक है, कि ये कैसे फ्लो करेगी अलोंग स्ट्रेट आइसोबार को के अलोंग ये फ्लो करेगी, ठीक है। तो जियोस्ट्रॉफिक विंड। अब हम देखते हैं, ठीक है, एक ये चीज देख सकते हैं एनसीईआरटी में हमारे मेंशन है, पैटर्न ऑफ विंड डायरेक्शन इन साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। तो साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के केस में विंड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम साइक्लोन देखें, प्रेशर सिस्टम, ठीक है, साइक्लोन का प्रेशर कंडीशन सेंटर में क्या होगा, लो होगा, और एंटी साइक्लोन का प्रेशर कंडीशन क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। पैटर्न अगर देखें विंड डायरेक्शन का, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में साइक्लोन कैसे जो है विंड का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सिर्फ एक याद रखने से दूसरा तो याद हो ही जाएगा। तो साइक्लोन का जो पैटर्न है विंड डायरेक्शन का क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सिर्फ एक याद रखते हैं, ठीक है, दूसरे को याद करते भी नहीं है वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। और एंटी साइक्लोन का उल्टा है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज। बस हमें ये याद रखना है कि जो एंटी है वो नॉर्दर्न में क्लॉकवाइज रहेगा और सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। या तो आप ये याद रख लो, या तो आप साइक्लोन का याद रख लो कि नॉर्दर्न में, साइक्लोन का क्या याद रख सकते हैं हम कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये कैसे होगी, एंटी, नॉर्दर्न में एंटी, ठीक है, बस इतना ही। और सदर्न में क्लॉकवाइज, ठीक है, सदर्न में क्लॉकवाइज एक याद रख सकते हैं हम साइक्लोन का। अगर साइक्लोन का हमने याद रख लिया कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर में, तो बस काम बन गया हमारा। एंटी साइक्लोन हमें वैसे भी याद हो गया, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे हम, तो एक याद रख सकते हैं। क्योंकि जब ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर दोनों याद कर लिया तो और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो हमने अगर एक याद कर लिया तो काम बन गया। साइक्लोन जो है लो प्रेशर कंडीशन, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। तो विंड्स के बारे में देख लेते हैं। तो एक हो गया प्लेनेटरी और परमानेंट विंड। तो ये ब्लो करती है रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। तो जब हम कह रहे हैं परमानेंट, तो इसका मतलब क्या है कि ये रेगुलरली जो है ब्लो कर रही है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, फिक्स्ड डायरेक्शन में। और ये क्यों कॉज हो रहा है, ग्लोबल प्रेशर बेल्ट की वजह से और अर्थ के रोटेशन की वजह से। क्यों कॉज हो रहा है, ग्लोबल प्रेशर बेल्ट और अर्थ की रोटेशन की वजह से, ठीक है। टाइप्स अगर हम देखें तो ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। तो प्लेनेटरी विंड में बस इतना ही याद रखना है कि ये थ्रू आउट द ईयर जो है फिक्स्ड डायरेक्शन में ब्लो करती है। और ये क्या कारण है, क्यों ब्लो करती है, ग्लोबल प्रेशर बेल्ट और अर्थ के रोटेशन की वजह से। टाइप्स में हमने देखा ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज। देन पीरियडिक विंड्स, ठीक है, मीजो स्केल। तो पीरियडिक विंड्स के बारे में अगर हम देखें तो ये चेंज करती है डायरेक्शन पीरियडिकली, सीजनली और डेली, ठीक है। तो जब हम कह रहे हैं पीरियडिक, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन अपना बदलती है पीरियडिकली, चाहे तो सीजनली बदले या चाहे तो डेली बदले। जैसे कि मॉनसून विंड्स, ये क्या है, सीजनल। लैंड और सी ब्रीज डायूर्नल, ठीक
ठीक है। माउंटेन एंड वैली ब्रीज डायूनल, तो ये सब क्या, ये सब डेली। और मॉनसून विंड्स सीजनल। देन अब ये होता है लोकल विंड्स, तो ये तो हमने देख लिया कि पीरियडिक विंड्स है ये। देन लोकल विंड्स क्या हो गया कि किसी पर्टिकुलर रीजन तक ही लिमिटेड है और अफेक्टेड बाय लोकल टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशंस, ठीक है। ये कैसे अफेक्ट होता है, लोकल टेम्परेचर के द्वारा, प्रेशर वेरिएशन के द्वारा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं हॉट लोकल विंड्स, तो जैसे लू है, फोन है, चिनूक है, जोंडा है, ये सब हॉट लोकल विंड्स है। तो आप इतना कम से कम जो इम्पोर्टेंट वन है उसका नाम याद रख सकते हैं, लू, फोहन, चिनूक, जोंडा, ये सब हॉट है, ठीक है। देन कोल्ड लोकल विंड्स, तो लोकल विंड्स के बारे में हमने क्या देखा कि वो उसी पर्टिकुलर विंड्स में है, जैसे इंडिया के केस में लू है, ठीक है। पर्टिकुलर रीजन में, लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर रीजन, तो हम कहेंगे लोकल विंड, ठीक है। देन कोल्ड लोकल विंड्स जैसे बोरा, पेम्पेरियो, ग्रेगल और ट्रेमोंटेन और मिस्ट्राल, ये सब क्या है, कोल्ड लोकल विंड्स है, ठीक है। देन अब देखते हैं प्लेनेटरी विंड्स और परमानेंट विंड्स। प्लेनेटरी विंड्स और परमानेंट विंड्स के बारे में, तो ये ब्लो करती रहेगी कॉन्स्टेंटली इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। तो जब हम प्लेनेटरी विंड या परमानेंट विंड की बात कर रहे हैं तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये कॉन्स्टेंटली ब्लो करेगी सेम डायरेक्शन में थ्रू आउट द ईयर, और ये पार्ट है जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर का। तो इसकी वजह से हम देख पाते हैं कि ये ड्राइव करती है ओशन करंट को और इन्फ्लुएंस करती है ग्लोबल क्लाइमेट को। अब देखते हैं कितने तरीके का प्लेनेटरी विंड हो सकता है, ठीक है। प्लेनेटरी विंड मतलब परमानेंट विंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ट्रेड विंड्स, ठीक है, ट्रेड विंड्स। देन वेस्टर्लीज, वेस्ट की तरफ से जा रही है, ठीक है। और ट्रेड विंड को हम ईस्टर्लीज कहते हैं, ये ईस्ट की तरफ से ही आती है, ठीक है। हर जगह आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, दोनों हेमिस्फेयर में ये ईस्ट की तरफ से, और वेस्टर्लीज वेस्ट की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें तो वेस्टर्लीज वेस्ट की तरफ से, और फिर ये पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है, पोलर ईस्टर्लीज। तो ये हमारा क्या है, प्लेनेटरी विंड्स हैं। देन अब देखते हैं ट्रेड विंड्स के बारे में, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। ट्रेड विंड्स क्या है, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। तो अब अच्छे से समझते हैं ईस्टर्लीज के बारे में। तो ये कहाँ ब्लो करती है, ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर टू इक्वाटोरियल लो प्रेशर। ये कैसे ब्लो करेगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इक्वाटोरियल लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये किधर से आ रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से यहाँ पे आप इक्वेटर की तरफ ये जाएगी, दोनों तरफ से, ठीक है, किधर, इक्वेटर की तरफ। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर हम देखें, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट ट्रेड विंड in northern hemisphere move away from subtropical high towards the इक्वाटोरियल लो इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो हम क्या देखते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कि कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से जो ट्रेड विंड है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ये क्या करेगी, मूव करेगी अवे फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई, ठीक है। ये अगर सब ट्रॉपिकल हाई है तो सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वाटोरियल लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि हमें एयर के बारे में पता है, एयर का काम क्या है, जहाँ से हाई प्रेशर है वहाँ से दूर जाते हैं, वहाँ से भागते हैं। तो हाई प्रेशर से, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से कहाँ आएगी, लो प्रेशर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। देन सदर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा कि दे डाइवर्ज आउट ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई टुवर्ड्स इक्वाटोरियल लो। सेम बात है कि ये सब ट्रॉपिकल हाई से इक्वाटोरियल लो की तरफ जाएंगे, ठीक है, इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट में ये देखा हमने कि इधर नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है, साउथ, इसीलिए हम इसको कहेंगे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो डायरेक्शन जो है ईस्ट क्यों नाम है, क्योंकि ये ऑलवेज जो है ईस्ट के तरफ से ही फ्लो कर रही है, इसीलिए नाम रहेगा इसका ईस्टर्लीज। इसीलिए हम इन ट्रेड विंड्स को क्या कहते हैं, ईस्टर्लीज कहते हैं। इफेक्ट अगर हम देखें तो जो वार्म वाटर होता है, ठीक है, पुश वार्म वाटर वेस्टवर्ड इन ट्रॉपिकल रीजन। तो ये क्या करेगी, वार्म वाटर को वेस्ट की तरफ लेके जाएगी। ये वेस्ट है तो वार्म वाटर को ये क्या कर रही है, वेस्ट की तरफ लेकर के आ रही है, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन देखें तो ये वेस्ट है ना, तो वार्म वाटर को वेस्ट की तरफ लेकर आएगी, ठीक है। और फिर क्रिएट होगा वार्म वेस्टर्न ओशियन मार्जिन। तो इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, वार्म वेस्टर्न ओशियन मार्जिन क्रिएट होता है, मतलब जैसे हम देखें तो वेस्टर्न पैसिफिक। तो क्या क्रिएट होगा, क्योंकि ये वाटर जो है क्या करेगी, लेकर के आएगी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इसीलिए क्रिएट होगा वार्म वेस्टर्न ओशियन मार्जिन। तो इन ट्रॉपिकल जोन अगर हम देखें, ये PYQ है, आ भी चुका है, वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियन आर वार्मर। इसीलिए हम देखते हैं कि वेस्ट में जो ओशियन है, इधर वेस्टर्न सेक्शन, ये ज़्यादा वार्म रहता है,
ठीक है। देन द ईस्टर्न सेक्शन ओविंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट की तरफ लेकर के जाएगी ना, तो इसीलिए वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन जो है वार्मर होगा ईस्टर्न सेक्शन से। अब देखते हैं वेस्टर्लीज के बारे में कि आखिर वेस्टर्लीज क्या है। ठीक है, तो वेस्टर्लीज में क्या हो रहा है कि विंड ब्लो कर रही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर 30 डिग्री से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है हमारा क्या है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है। ठीक है, यहाँ से विंड जो है सब पोलर लो प्रेशर की तरफ जाएगी। ठीक है, वेस्टर्लीज नाम है क्योंकि ये वेस्ट से जाती है। ठीक है, वेस्टर्लीज क्यों है, वेस्ट की तरफ से ब्लो करेगी, इसीलिए वेस्टर्लीज नाम है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ जो है जाएगी। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर हम देखें तो 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे लैटिट्यूडनल एंगल क्या था, तो ये वाला पोर्शन। ठीक है, और यहाँ पे 30 डिग्री से 60 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री यहाँ पे हमें वेस्टर्लीज देखने के लिए मिलता है। और यहाँ अगर हम देखें इस पोर्शन में 30 डिग्री टू 30 डिग्री यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है ट्रेड विंड्स। ठीक है, और 30 से 60 दोनों में, 30 से 60 दोनों में वेस्टर्लीज। ठीक है, देन सदर्न हेमिस्फेयर में भी 30 टू 60 जो है साउथ, और ये ब्लो करेगी थ्रू आउट द ईयर। डायरेक्शन देखें तो ड्यू टू कोरियलिस फोर्स जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये डिफ्लेक्ट करेगी राइट की तरफ। ठीक है, हम जानते हैं कि ये किधर डिफ्लेक्ट करेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये जाएगी। कैसे, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट की, साउथ वेस्ट टू ऐसे साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगी, साउथ वेस्टर्लीज। ठीक है, कैसे जाएगी, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, ये है ना साउथ वेस्ट, वेस्ट की तरफ से जा रही है ना, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगी तो साउथ वेस्टर्लीज। देन सदर्न हेमिस्फेयर में ये डिफ्लेक्ट करेगी लेफ्ट की तरफ, और ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की तरफ जाएगी। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ और वेस्ट, इधर से नॉर्थ और वेस्ट की तरफ ये कहाँ जाएगी, साउथ और ईस्ट की तरफ। तो इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्लीज। ऊपर वाला साउथ वेस्टर्लीज अगर साउथ की तरफ से जा रही है ना, और इधर वाला नॉर्थ की तरफ से इधर आ रही है, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज का काम क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आना। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान से देखना है, या एक बार आप मैप पे ड्रॉ कर सकते हैं ताकि आप ना भूलें। नेचर अगर देखें तो ये वेरिएबल होता है और इरेगुलर होता है, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ड्यू टू लैंड मास। तो ये इरेगुलर क्यों होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि यहाँ लैंड मास है, और ये एसोसिएटेड है साइक्लोनिक एक्टिविटी से, टेम्परेट साइक्लोन से। क्लाइमेटिक रोल अगर देखें तो ये विंटर रेनफॉल लेकर के आएंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो ये काम किसका है, विंटर रेनफॉल लेकर के आना नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वेस्टर्लीज का। ठीक है, कैसे, थ्रू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू जो है ये विंटर रेनफॉल करेगी। ठीक है, ये वेस्टर्लीज का काम है। देन सदर्न हेमिस्फेयर वेस्टर्लीज को अगर हम देखें तो ये स्ट्रॉन्गर और मोर परसिस्टेंट होगा। ठीक, अब ऐसा क्यों है, रीज़न है वास्ट ओशियनिक स्ट्रेच, क्योंकि यहाँ पे मिनिमल फ्रिक्शन है, लैंड वगैरह कम है, तो ओशियनिक स्ट्रेच काफ़ी ज़्यादा है, तो मिनिमल फ्रिक्शन होगा। नेम्ड एज रोरिंग 40s, क्या नाम है, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s। ठीक है, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीमिंग 60s, ये सब कुछ नाम है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। देन ओशियनिक इम्पैक्ट अगर देखें तो टेम्परेट जोन में वेस्टर्लीज मेक ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। तो टेम्परेट जोन में यही होगा ना, वेस्टर्लीज जाएगी कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट ना। तो अगर आपको कुछ भी याद ना रहे, आप इतना तो याद रखेंगे कि अगर ये वेस्टर्लीज है, आपको टेम्परेट से वेस्टर्लीज याद आना चाहिए। और जैसे वेस्टर्लीज आपको याद आया तो आपको ये याद रहेगा ना कि ये तो वेस्टर्लीज इसलिए है क्योंकि ये वेस्ट की तरफ से ब्लो कर रही है, और जब ये वेस्ट की तरफ से ब्लो कर रही है तो ये जाएगी ईस्ट की तरफ, और जब ये ईस्ट की तरफ जाएगी तो ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियन को वार्म करेगी देन वेस्टर्न सेक्शन। तो ये बिल्कुल सही है, और इस पे भी क्वेश्चन जो है आ चुका है, स्टेटमेंट आ चुका है। क्यों, क्योंकि ये सब कंफ्यूजिंग लाइन है, इसीलिए इन सब पे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़्यादा ध्यान से देखें कि साउथ वेस्ट, ठीक है, क्या हो रहा है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, यहाँ कन्फ्यूज़न होने का चांसेस है। ठीक है, यस, तो इसको हम देख रहे हैं नॉर्थ
वेस्टर्लीज, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्लीज ये किधर जा रही है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और ये साउथ वेस्टर्लीज है, ये किधर से ब्लो कर रही है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये है वेस्टर्लीज, ये वेस्टर्लीज है, और ये ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो यहाँ पे क्या कर रही है, कन्वर्ज हो रही है ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, ठीक है, याद रखना है। तो ये किधर की तरफ से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, और ये किधर से, साउथ ईस्ट, ठीक है, और ये नॉर्थ वेस्टर्लीज और ये साउथ वेस्टर्लीज। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को, एक सिंपल क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ा। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन ट्रॉपिकल जोन्स वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियंस आर वार्मर देन ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। तो हमने यही तो पढ़ा कि ट्रेड विंड की वजह से क्या होगा, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगी, तो वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियन वार्मर होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। देन दूसरा है, in the temperate zone westerlies make the eastern section of ocean warmer than the western section। तो ये भी सही बात है, ठीक है, कि टेम्परेट जोन में क्या होगा कि ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशियन जो है वार्म होगा वेस्टर्न सेक्शन से, क्योंकि वेस्टर्लीज किधर को जाएगी, वेस्टर्लीज वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएगी। तो इसका आंसर है सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ईस्टर्लीज, ठीक है, ये येलो वाला जो है क्या है, ये ट्रेड विंड है। तो ये कुछ आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ईस्ट की साइड से आ रही है, ये सब ईस्टर्लीज है, ठीक है, क्या है, ईस्टर्लीज, और ये वेस्ट की तरफ से जा रही है, तो ये वेस्टर्लीज है। तो इस तरीके से आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज। तो ये ईस्टर्लीज है, ईस्ट की तरफ से ब्लो हो रही है, और ये वेस्ट की तरफ से ब्लो हो रही है, तो ये सब वेस्टर्लीज है। ओके, सो अब समझते हैं पोलर ईस्टर्लीज के बारे में। तो ये पोलर ईस्टर्लीज कैसे ब्लो करती है, ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर 90 डिग्री टू सब पोलर लो प्रेशर 60 डिग्री। तो पोलर ईस्टर्लीज कैसे ब्लो करेगी, पोलर हाई प्रेशर 90 डिग्री से सब पोलर लो प्रेशर 60 डिग्री, ठीक है। हाई प्रेशर 90 डिग्री में क्या है, हाई प्रेशर है, और इधर सब पोलर लो प्रेशर 60 डिग्री। तो ये हम जानते ही हैं कि एयर का काम क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आना, ठीक है। तो जो कोल्ड ड्राई विंड्स है जो कि फॉर्म ड्यू टू थर्मल हाई ओवर पोल्स, तो कोल्ड ड्राई विंड जो है पोल्स की तरफ से आएगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये ब्लो करेगी नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की तरफ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये कैसे ब्लो करेगी, गिव मी अ मोमेंट, यस। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये कैसे ब्लो करेगी, तो ये ब्लो करेगी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। और सिमिलरली अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर में देखें, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में ये ब्लो करेगी साउथ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट की तरफ। कैसे, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ ब्लो करेगी। और ये क्या होगा, वेरी कोल्ड और डेंस होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलर फ्रंट, और इसीलिए यहाँ पे पोलर फ्रंट बनेगा व्हेन दे मीट वेस्टर्लीज। और जब ये मिलेंगे वेस्टर्लीज से तो वहाँ क्या बनेगा, पोलर फ्रंट बनेगा। मेजर कॉज ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म्स इन सब पोलर रीजन, और ये मेजर कॉज बनेगा साइक्लोनिक स्टॉर्म का, जो सब पोलर रीजन में साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है इस वजह से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है, ये वेस्टर्लीज और ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है। सिमिलरली अगर हम इधर से देखें तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, ये वेस्टर्लीज है और ये पोलर ईस्टर्लीज है, ठीक है। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे हेडले सेल बनेगा, यहाँ फेरल सेल बनेगा, यहाँ पोलर सेल बनेगा। सिमिलरली यहाँ हेडले, यहाँ फेरल और यहाँ पोलर सेल बनेगा। देन अब नेक्स्ट देखते हैं पीरियडिक विंड के बारे में, ठीक है। पीरियडिक विंड, तो विंड्स दैट चेंज डायरेक्शन विथ सीजन और टाइम ऑफ द डे। तो पीरियडिक विंड का मतलब क्या है कि पीरियडिक ये ब्लो करेगी, चेंज करेगी डायरेक्शन सीजन के साथ, या तो दिन में ही चेंज करेगी, ठीक है, टाइम ऑफ द डे के साथ। मेन एग्जांपल देखें तो मॉनसून्स है, लैंड और सी ब्रीज है, माउंटेन और वैली ब्रीज है, ठीक है।
तो लैंड और सी ब्रीज के बारे में समझते हैं। ये क्यों होता है? डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, क्योंकि लैंड और सी एक जैसा हीट नहीं होता है उसकी वजह से, और इसकी वजह से क्रिएट होता है डेली प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, क्या क्रिएट होता है? डेली प्रेशर ग्रेडियंट। तो हम समझते हैं इस चीज़ को कि एक लैंड है, ठीक है, सी है, तो एक जैसा जो है ये क्या नहीं होगा? हीट नहीं होगा। तो लैंड का जो क्या फीचर होता है? तो लैंड का फीचर ये है कि ये हीट अप करेगी फास्टर। ठीक है, लैंड जल्दी, अगर जैसे सनलाइट पड़ रहा है तो लैंड का फीचर क्या है कि ये जल्दी फास्टर गर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा लैंड में। ठीक है, दिन की बात हम कर रहे हैं कि डे टाइम में लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन सी तो अभी कंपैरिजन में ठंडा ही है। ठीक है, क्योंकि सी के बारे में एक चीज़ याद रखना है कि लैंड जल्दी ठंडा भी होगा, कूल भी होगा। सी ठंडा भी लेट से होगा, गर्म भी लेट से होगा। ठीक है, तो सी अभी ठंडा है। ठीक है, तो यहाँ बना हुआ है हाई प्रेशर और यहाँ बना हुआ है लो प्रेशर। और हमें हवा के बारे में क्या पता है कि इसका काम ही है कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। तो क्योंकि अब यहाँ हाई प्रेशर है, सी में हाई प्रेशर है, तो ये लैंड की तरफ आएगी। तो इसीलिए हम दिन में कहेंगे सी ब्रीज। तो जिधर से आ रही है, जिधर से एयर ब्लो कर रही है, तो उधर से ही हम कहेंगे, क्योंकि अब सी में हाई प्रेशर है, सी से आ रही है, तो हम कह रहे हैं सी ब्रीज। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ सी से जो है एयर आ रही है, इसीलिए हम क्या कहेंगे? सी ब्रीज कहेंगे। ठीक है, कूल एयर फ्रॉम ओशियन। तो ऐसे हम क्या देख पा रहे हैं? ये सी ब्रीज है। ठीक है, दिन की टाइम कहाँ किधर से आ रही है? सी की तरफ से। उसके बाद सिमिलरली अब नाइट टाइम में, अब नाइट टाइम हो गया तो लैंड का आदत है कि अब ये कूल हो गया। ठीक है, अब लैंड कूल हो गया तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, हाई प्रेशर। और इधर जो सी है, सी का क्या है? सी अभी भी वार्म है कंपैरिजन में इसके, तो यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जो है ब्लो करेगी, क्योंकि विंड को पता चल गया कि भाई यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, भागो यहाँ से, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है फ्लो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी रिमेन्स वार्मर, लो प्रेशर, तो लैंड ब्रीज होगा, मतलब लैंड से सी की तरफ अब ब्लो करेगी, क्योंकि एयर जिधर से ब्लो कर रही है वही नाम दे रहे हैं। तो लैंड से ब्लो कर रही है तो लैंड की तरफ, लैंड से ब्लो कर रही है तो लैंड ब्रीज। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम समझ चुके हैं लैंड ब्रीज को। ठीक है, रात के टाइम में हम देख रहे हैं कि ये कहाँ से ब्लो करेगी? कूल एयर फ्रॉम द लैंड। ठीक है, ऐसे, तो ये कूल एयर लैंड से सी की तरफ जा रही है। ठीक है, अब ऐसा भी क्यों है? हम क्यों देख पा रहे हैं कि जो कूल एयर है वो हमेशा नीचे है? क्योंकि कूल एयर ठंडा होता है, भारी होता है, वो कंपैरेटिवली नीचे ही आपको देखने के लिए मिलेगा कूल एयर। तो यहाँ पे कूल एयर इधर से आ रही है और यहाँ पे कूल एयर जो है लैंड से सी की तरफ जा रही है। दूसरा अब हम देखते हैं माउंटेन और वैली ब्रीज। तो ये क्यों हो रहा है? ये भी डिफरेंशियल हीटिंग जो है स्लोप्स का और वैलीज का, उसकी वजह से हो रहा है, और रेडिएशनल लॉस ऑफ हीट की वजह से हो रहा है। ठीक है, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ स्लोप्स एंड वैलीज। तो अब इसको समझते हैं। वैली ब्रीज में क्या होता है? डे के टाइम पे एनाबेटिक विंड, डे टाइम पे क्या होता है समझते हैं। सन हीट करती है माउंटेन स्लोप को क्विकली, तो ये अगर माउंटेन है तो सन ने क्या किया? हीट कर दिया माउंटेन के स्लोप को क्विकली। ठीक है, तो एयर जो है स्लोप से ये क्या हो गई? वार्म। तो एयर, अगर यहाँ पे जो भी स्लोप में एयर है ये वार्म होके राइज हो गई। ठीक है, और वार्म होके राइज हो गई तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लो प्रेशर क्रिएट ही क्यों होता है? कि एयर वार्म होने के बाद राइज ही करेगी। ठीक है, तो हमेशा गर्म जगह पे लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है? कि एयर वार्म होने के बाद ऊपर की तरफ जाएगी, राइज करेगी वो। ठीक है, तो सन जो है, सन ने जैसे माउंटेन स्लोप को हीट किया तो जो है एयर जो भी स्लोप में था वार्म हुआ और ये ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, देन जो कूलर एयर है हाई प्रेशर, वैली से अब स्लोप की तरफ आएगी। तो ये जो वैली में हम जो देख पा रहे थे कि हाई प्रेशर है, अब यहाँ पे एयर किधर जाएगी? स्लोप की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन अगर हम देखें तो वैली से माउंटेन की तरफ अप स्लोप होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना, तो अप स्लोप हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, तो डे में ये क्या होगा? एयर गोज अप, दिन में एयर ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैली क्यों नाम है? क्योंकि एयर जो है वैली से ऊपर की तरफ जा रही है ना, इसीलिए दिन के टाइम पे वैली ब्रीज।
ठीक है, याद हो गया कि एयर जो है यहाँ माउंटेन स्लोप में क्या हो गया, हीट हो गया, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। अब इस वॉइड को भरने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है एयर मूव कर रही है वैली से, इसीलिए हम कह रहे हैं वैली ब्रीज। देन अब देखते हैं माउंटेन ब्रीज क्या है, तो ये कैटाबेटिक विंड। तो वैली ब्रीज को हम क्या कहते हैं, एनाबेटिक, और ये हो गया कैटाबेटिक। ये नाइट की टाइम होगा। कैटाबेटिक कब होगा, नाइट की टाइम। ए पहले आता है एनाबेटिक, तो दिन की टाइम में एनाबेटिक, रात के टाइम में कैटाबेटिक। ठीक है, तो अब हम क्या देख पा रहे हैं कि स्लोप जो है कूल डाउन हो चुका है क्विकली नाइट में। तो ये जो स्लोप है, तो ये जो है अब क्या हो गया, ठंडा हो गया। जो भी स्लोप है ये ठंडा हो चुका है। ठीक है, तो एयर जो है अब क्या हो गया, हैवी हो गया, कोल्ड और हैवी हो गया क्योंकि ठंडा हो चुका है। तो अब ये क्या करेगी, क्योंकि अब ये ठंडा हो चुका है तो अब ये वैली की तरफ आ जाएगी। एयर किधर, वैली की तरफ। तो डायरेक्शन देखे तो माउंटेन से वैली की तरफ डाउन स्लोप होगा। यहाँ पे क्या होगा, डाउन स्लोप होगा, किधर की तरफ, वैली की तरफ। तो नाइट में एयर नीचे की तरफ आती है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं माउंटेन ब्रिज, क्योंकि अब हवा किधर से आ रही है, माउंटेन की तरफ से आ रही है, इसलिए माउंटेन ब्रिज। तो डे में अगर हम देखें वैली ब्रिज, तो यहाँ क्या होगा, वार्म एयर राइज करेगी और विंड जो है अप हिल जाएगी। नाइट में अगर हम देखें माउंटेन ब्रिज, तो यहाँ कोल्ड एयर सिंक करेगी और डाउन हिल आएगी। ठीक है, दिन की तरफ ऊपर और रात में नीचे की तरफ डाउन हिल। ठीक है, देन अब देखते हैं लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या है, कॉज्ड बाय लोकल डिफरेंसेस इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब लोकल जो भी टेम्परेचर और प्रेशर में लोकली अगर इस एरिया में कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से लोकल विंड जो है ब्लो करेगी। और ये जोग्राफिकल एक्सटेंट तक ही लिमिट होता है और मोस्टली लोअर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर में। कहाँ पे, लोअर लेयर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर में। तो कुछ लोकल विंड्स है, देख लेते हैं कौन कौन सा लोकल विंड है। तो पहले आप इस मैप को ध्यान से देख लें और एक दो बार मैप की चीज़ों को देखना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो रहा है मैंने मैप भी अटैच कर दिया है। ठीक है, तो रसिया में अगर हम देखें, ये एशिया वाला पार्ट में, तो इधर है बुरान और काराबुरान। रसिया में ये बुरान और काराबुरान। ठीक है, इधर नॉर्थ अमेरिका में दो तीन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, चिनूक। ठीक है, चिनूक, देन नॉर-ईस्टर और ब्लिज़ार्ड। क्या है, चिनूक, नॉर-ईस्टर और ब्लिज़ार्ड। इधर नॉर्थर, ठीक है, और नॉर्टे। तो नॉर-ईस्टर और ब्लिज़ार्ड, चिनूक, नॉर्थर और नॉर्टे। तो ये चार हो गया नॉर्थ अमेरिका में। तो इसमें से चिनूक इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप याद रख सकते हैं, और नॉर-ईस्टर को भी याद रख सकते हैं, ब्लिज़ार्ड को याद रख सकते हैं। ठीक है, देन साउथ अमेरिका में एक इंपॉर्टेंट है पेम्पेरियो। तो एक ही है, इंपॉर्टेंट और भी है, पर ये तो याद रख सकते हैं कम से कम, पेम्पेरियो। ठीक है, देन अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अगर देखें तो यहाँ पे सदरली है और ब्रिक फिल्डर है। ठीक है, सदरली और ब्रिक फिल्डर। उसके बाद अब अगर कुछ अफ्रीका में इंपॉर्टेंट है, तो अफ्रीका वाले को देखिए अगर, तो सिरोको, खमसिन, हरमटन। क्या क्या हो गया, सिरोको, खमसिन, हरमटन, सिरोको, खमसिन, हरमटन। देन हबूब। ठीक है, ये नॉन डायरेक्शनल है, हबूब, बर्ग। क्या क्या हो गया, बर्ग, सिरोको, खमसिन, हरमटन, हबूब, ये हो गया। देन अब अगर हम देखें यूरोप में, तो यहाँ पे है हेल्म, मिस्ट्राल, लीवंत, फोहन, और आई एम नॉट एबल टू सी इट प्रॉपरली, आई थिंक इथेसियंस और समथिंग। देन बोरा। ठीक है, बोरा, फोहन, लीवंत, मिस्ट्राल, हेल्म। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हैं, बुरान, काराबुरान। ठीक है, इंडिया में लू, जिसको हम आंधी भी कहते हैं। ठीक है, पुरगा, ये भी पुरगा जो है कहाँ पे, रसिया में पुरगा। ठीक है, बुरान, काराबुरान, ये हमने देख लिया। देन आउट ब्रेक भी है और इधर से पोलर आ रही है। ठीक है, और यूरोप वाला बर्ग, मिस्ट्राल, फोहन, बोरा, ग्रेगल, ये भी है। देन इधर से लिवांतर। और अफ्रीका में अगर हम देखें तो हरमटन बहुत इंपॉर्टेंट है, डस्ट डेविल, और ये ये क्या है, लिवेंचे, सिरोको, चीली, घिबली। ठीक है, खामसिन और हबूब। और ये वाले पोर्शन में अगर देखें तो सिमोम। देन यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट वाला देखा था पेम्पेरियो, और एक जोंडा को भी याद रखना है, पेम्पेरियो, जोंडा, ब्लिज़ारो। ठीक है, ये भी। उसके बाद इधर से हमें याद रखना है चिनूक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटा एना, नॉर्दर भी इंपॉर्टेंट है। ब्लिज़ार्ड, ठीक है, ये ब्लिज़ार्ड।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब हम इतना 2-3 को कम से कम याद रख लेते हैं कि कोल्ड विंड कौन सा है और वार्म विंड कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। देन हम मूव करेंगे एयर मासेस की तरफ, ठीक है। तो कोल्ड विंड्स में अगर हम देखें तो पेम्पेरियो है, देन बोरा है, देन मिस्ट्राल है। तो ये सब कोल्ड विंड है, ठीक है। पेम्पेरियो, बोरा और मिस्ट्राल ये कोल्ड विंड है। तो पेम्पेरियो जो है ये हमने कहाँ देखा था, सदर्न जो है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में देखा था। तो पेम्पेरियो कोल्ड ड्राई विंड है, ये ब्लो करेगी वेस्ट और साउथ वेस्ट इन सदर्न अर्जेंटीना। कहाँ पे, अर्जेंटीना में। तो ये पेम्पेरियो कोल्ड है। देन बोरा ये कोल्ड और ड्राई विंड है, ये हंगरी से नॉर्दर्न इटली की तरफ ब्लो करेगी, ठीक है। किधर, हंगरी से नॉर्दर्न इटली की तरफ ब्लो करेगी बोरा। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो मिस्ट्राल, ठीक है। ये बहुत कोल्ड है, ड्राई है और फास्ट है, चैनल्ड थ्रू राइन वैली, ठीक है। देन वार्म विंड अगर देखें तो ये हमने 3 पहले कोल्ड विंड के बारे में अच्छे से देख लेते हैं, जो पेम्पेरियो है, बोरा है और मिस्ट्राल है, ठीक है। मिस्ट्राल कहाँ चैनल होती है, थ्रू राइन वैली। और पेम्पेरियो, ठीक है, ये कहाँ, साउथ अर्जेंटीना। और बोरा ब्लोज फ्रॉम हंगरी टू नॉर्दर्न इटली। देन जो वार्म विंड है, लू, ठीक है, हॉट, ड्राई और हार्मफुल विंड होता है, ये ब्लो कहाँ करती है, प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया और पाकिस्तान में कॉमन मई और जून में जो है ये देखने मिलता है। देन चिनूक भी वार्म और बेनिफिशियल विंड है, ये ब्लो करती है डाउन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकीज, ठीक है, यूएसए और कनाडा में। ये मेल्ट करती है स्नो को और हेल्प करती है, इसकी वजह से क्या होता है, ग्रास लैंड क्लियर होता है रेंचिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, चिनूक वार्म और बेनिफिशियल होता है। देन फोन अगर देखें तो फोन कैसा होता है, ये हॉट और बेनिफिशियल विंड्स होता है अल्प्स में। वार्म, ड्राई, गस्टी विंड होता है ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द अल्प्स। मेल्ट होता है स्नो, एड्स ग्रेप राइपनिंग एंड एनिमल ग्रेजिंग, ठीक है। देन सिरोको, तो ओरिजिन अगर देखें तो सहारा डेजर्ट में होता है, नॉर्थ अफ्रीका में। तो पहले ये याद रखना है कि लू, चिनूक ये भी वार्म है और ये बेनिफिशियल है, ठीक है। रॉकीज ये कहाँ ब्लो डाउन करती है, ये ब्लो करके ये आती है ईस्टर्न स्लोप ऑफ द रॉकीज में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्नो को मेल्ट करेगी, जिसकी वजह से ग्रासलैंड क्लियर रहेगा रेंचिंग के लिए, तो इंपॉर्टेंट है ये। देन ये फोहन, ठीक है, तो ये कहाँ पे, हॉट बेनिफिशियल विंड है, ये भी अल्प्स में, ठीक है। देन सिरोको, तो सहारा डेजर्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ओरिजिन यहीं से होता है। फिर पाथ अगर देखें तो ये क्रॉस करती है मेडिटेरेनियन सी को, फिर अफेक्ट करती है लीबिया, तुनीसिया, इजिप्ट, इटली, ग्रीस और स्पेन को। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये बहुत हॉट होता है, ड्राई होता है और गस्टी होता है, ठीक है। व्हेन लीविंग द डेजर्ट बट कैन बिकम ह्यूमिड एंड मिस्टी व्हेन अराइविंग इन यूरोप। तो जब डेजर्ट्स को ये लीव कर रही है तब ये बहुत हॉट है, ड्राई है, गस्टी है, लेकिन ये जो है ह्यूमिड और मिस्टी हो सकती है जब ये अराइव कर रही है यूरोप में। और ब्लड रेन भी कॉज कर सकती है। ब्लड रेन कैसे, जो रेड डस्ट होता है ना सहारा से, ये मिक्सेस हो जाता है मेडिटेरेनियन मॉइस्चर के साथ और उसकी वजह से रेडिश रेन होता है। तो ये रेस्पिरेटरी इशू क्रिएट कर सकती है, एयर का क्वालिटी रिड्यूस होगा, ये डैमेज कर सकती है क्रॉप्स को और हाइंडर कर सकती है ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है चीज़ है। फिर से देख लेते हैं, क्यों इसको बार बार रिपीट में कर रही हूँ, क्योंकि डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ना हम भूल जाते हैं। तो लू वार्म है, चिनूक वार्म है, ठीक है, सिरोको वार्म है, ओरिजिन सहारा डिजर्ट इसका। फोन इसका ये हॉट और बेनिफिशियल विंड है कहाँ पे, अल्प्स में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सिर्फ इन चारों को देखें तो ये सिरोको ओरिजिन यहाँ हो रहा है, ठीक है। देन इधर चिनूक को हमने देखा, सिरोको को हमने देखा, देन और क्या देखा था, फोन, ठीक है। और पेम्पेरियो तो कोल्ड वाला है जो कि हमने देखा था, पेम्पेरियो, बोरा और मिस्ट्राल। और क्या रह गया था, लू, ठीक है, ये हो गया। सो अब समझते हैं एयर मासेस क्या है, ठीक है। तो एयर मासेस जो है लार्ज बॉडी ऑफ एयर, ठीक है, एक बहुत बड़ी लार्ज बॉडी है एयर का, जिसका कि डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो मतलब क्या है कि जिसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एक जैसा होता है पूरे ही एरिया में। तो ये क्या है, लार्ज एयर ऑफ अब लार्ज बॉडी ऑफ ए एयर, ठीक है। और यहाँ पे लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये कहाँ बनता है, होमोजिनस एरिया में बनता है। होमोजिनस एरिया इसका सोर्स रीजन होता है, ठीक है।
तो ये याद रखना कि इसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी क्या होता है, एक जैसा होता है। कैसे बनता है, जब हवा एक ही जगह पे लॉन्ग टाइम तक रुकती है, ठीक है, जैसे चाहे ओशियन में हो, डेजर्ट में हो, पोल्स में हो, तो वो वहाँ का फीचर को एडॉप्ट कर लेती है, ठीक है। तो सोर्स रीजन क्या है कि एरिया वेयर एयर मासेस ओरिजिनेट, जहाँ पे एयर मास ओरिजिनेट होती है वही उसका सोर्स रीजन होता है, ठीक है। जब व्हेन एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजेनस एरिया, जब एयर जो है होमोजेनस एरिया के ऊपर रहती है लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो एक्वायर कर लेती है उसी एरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसी को हम कहते हैं सोर्स रीजन। सिंपल सी बात है कि जब हवा एक जगह पे लंबे समय तक रहती है तो वो वहीं के फीचर्स को एडॉप्ट कर लेती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, हीट एंड मॉइस्चर जो है ट्रांसफर्ड टू एयर मास, वास्ट ओशियन, प्लेन्स और प्लेट्यूज, ये सब जो है आइडियल सोर्स रीजन होता है। और यहाँ पे क्या होगा, हीट और मॉइस्चर ट्रांसफर होगा टू एयर मास। मिड लैटिट्यूड में अगर हम देखें तो यहाँ बेसिकली ये कहाँ पे है, ओशियन में, प्लेन्स में और प्लेट्यूज। मिड लैटिट्यूड लैक मेजर सोर्स रीजन, तो मिड लैटिट्यूड में मेजर सोर्स रीजन नहीं होता है, इसलिए ये जब एक एक्सेप्शन है या एक अलग बात है तो आपको याद होना चाहिए ये चीज़। तो मिड लैटिट्यूड में क्या होता है, लैक मेजर सोर्स रीजन ड्यू टू फ्रिक्वेंट डिस्टर्बेंस एंड साइक्लोन। अब क्यों, कारण भी यहाँ पे पता चल गया हमें कि मिड लैटिट्यूड में ज़्यादा सोर्स रीजन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंस और साइक्लोन्स जो है होता रहता है, ठीक है। तो एयर मासेस अगर हम देखें तो इसमें 3 क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं। एक ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन है, एक थर्मोडाइनमिक क्लासिफिकेशन है, तीसरा मैकेनिकल क्लासिफिकेशन है। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है एयर मास में, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, थर्मोडाइनमिक क्लासिफिकेशन और मैकेनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। देन जो आर्कटिक एयर मास है, ठीक है, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो यहाँ आर्कटिक एयर मास है, ठीक है, ट्रॉपिकल एयर मास है, पोलर एयर मास है, ठीक है। तो आर्कटिक में क्या होगा, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक होगा। जब आर्कटिक एयर मास कहेंगे तो कॉन्टिनेंटल आर्कटिक। ट्रॉपिकल एयर मास जब कह रहे हैं हम तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, तो इसको डिनोट करेंगे हम MT। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास तो हम इसको डिनोट करेंगे CT, ठीक है। जब ट्रॉपिकल एयर मास की हम बात कर रहे हैं तो इसको हम डिनोट करते हैं T से। जब लेकिन मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास तो MT, M से मैरीटाइम। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक एयर मास C से कॉन्टिनेंटल, तो इसीलिए C, ठीक है, ये याद रखना है। और टी का मतलब क्या है कि ये ट्रॉपिकल एयर मास है, और एम मतलब मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, सी मतलब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिक एयर मास, और ए मतलब आर्कटिक एयर मास है, और सी ए है मतलब कॉन्टिनेंटल आर्कटिक है, ठीक है। और जब हम कहेंगे पोलर एयर मास तो पोलर एयर मास को पी से डिनोट करेंगे, तो मैरीटाइम पोलर मतलब MP, कॉन्टिनेंटल पोलर मतलब CP, ठीक है, सिंपल सी बात है। देन अब थर्मोडाइनेमिक क्लासिफिकेशन भी होता है, वार्म और कोल्ड। मैकेनिकल क्लासिफिकेशन होता है मतलब स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। अनस्टेबल जब हम कह रहे हैं तो बारिश वाला टाइम, और स्टेबल जब हम कह रहे हैं तो मतलब कोई वेदर उस टाइप का है नहीं, ठीक है, कि साफ वेदर है, तो ये हो गया स्टेबल और अनस्टेबल। तो अब समझ लेते हैं हम टाइप्स ऑफ एयर मासेस बेस्ड ऑन रिलेटिव टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेसिस पे एयर मासेस कैसा होता है, अब इसको समझते हैं। तो 2 तरीके का एयर मास हो गया, एक कोल्ड एयर मास हो गया, एक वार्म एयर मास हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कोल्ड एयर मास में, समझते हैं। अ कोल्ड एयर मास इज कोल्डर देन द सरफेस ओवर विच इट मूव्स, ठीक है। तो होता क्या है कि जो कोल्ड एयर मास होता है वो कोल्डर होता है उस सरफेस से जिसके ऊपर वो मूव कर रहा है। अब इस चीज़ को समझते हैं एग्जाम्पल से कि अगर कोई एक एयर मास है तो ये कहाँ बना, साइबेरिया के ऊपर बना, इज नॉट कोल्ड रिलेटिव टू साइबेरिया इटसेल्फ। लेकिन ये जो है अगर देखें साइबेरिया के ऊपर बना तो ये साइबेरिया के कंपैरिजन में ठंडा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वहीं डेवलप हुआ है। लेकिन जब यही सेम एयर मास जो है साउथ की तरफ आएगा, वार्मर रीजन में आएगा, जैसे चाइना और इंडिया में आया, तो ये कोल्डर हो जाएगा देन द अंडरलाइंग सरफेस। तो जो सरफेस उसके नीचे है ये तो गर्म हो गया ना, होगा ना इंडिया चाइना में, तो उससे वो ठंडा होगा। तो इसी से क्या होगा, इज दस कंसिडर्ड कोल्ड एयर मास फॉर दोज रीजन। तो अब इंडिया और चाइना के लिए साइबेरिया वाला जो एयर मास आया है वो ठंडा होगा, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि कोल्ड एयर मास इज कोल्डर देन द सरफेस ओवर विच इट मूव्स, कि अगर इंडिया के लिए साइबेरिया वाला कोल्ड क्या होगा, ये तो कोल्डर होगा ना हमारे लिए, क्योंकि हमारा तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्म रीजन है, वार्मर रीजन है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है। और जिस जगह पे वो ओरिजिन हो रहा है, जहाँ पे वो बन रहा है, तो साइबेरिया से अगर वो उठ के बना तो ये साइबेरिया से ज़्यादा कोल्ड तो नहीं होगा ना, कि एयर मास ये कहाँ बना, साइबेरिया के ऊपर बना, लेकिन ये साइबेरिया के लिए उतना ठंडा नहीं होगा।
होगा, लेकिन जितना ठंडा ये इंडिया और चाइना के लिए होगा, तो ये हुआ कोल्ड एयर मास। सिमिलरली वार्म एयर मास के लिए अगर हम देखें तो वार्म एयर मास इज वार्मर देन द सरफेस इट मूव्स ओवर। तो ये जो है जिस सरफेस के ऊपर मूव करेगा उससे वार्म होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अब एक एयर मास जो है कहाँ बना, साइबेरिया के ऊपर बना, तो ये क्या हो सकता है, वार्मर हो सकता है देन द फ्रोजन आर्कटिक सरफेस इट इफ़ इट्स मूव्स नॉर्थवर्ड। अब ये क्या हुआ कि नॉर्थ की तरफ चला गया, जो फ्रोज़न आर्कटिक ऊपर है वहाँ चला गया। तो अगर फ्रोज़न आर्कटिक में वो चला गया तो वहाँ के लिए तो वो गर्म होगा ना, जैसे फ्रोज़न आर्कटिक ये तो बहुत ठंडा है और यहाँ पे साइबेरिया वाला वही सेम साइबेरिया का मास वहाँ पे जाके गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जगह पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इन दिस कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो इट इज़ कंसिडर्ड वार्म एयर मास फॉर आर्कटिक रीजन। तो ये रीजन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि आर्कटिक में जब यही साइबेरिया वाला मास गया तो वहां जाकर के वो वार्म हो गया, ठीक है। देन अब देख लेते हैं एयर मास का टाइप। तो कॉन्टिनेंटल, पोलर। कॉन्टिनेंटल अगर कॉन्टिनेंटल है और पोलर है, सोर्स रीजन क्या है इसका, कोल्ड ड्राई लैंड एरिया है, तो कैरेक्टरिस्टिक भी इसका कोल्ड और ड्राई होगा, फ्रिजिड टेम्परेचर होगा, लो ह्यूमिडिटी होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉन्टिनेंटल पोलर है तो ये लो ह्यूमिडिटी तो होगा ही, ठीक है। फ्रिजिड टेम्परेचर होगा ही, कोल्ड एंड ड्राई। देन अब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल पोलर हमने देखा, अब जब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल है तो हॉट डेजर्ट रीजन में इसका सोर्स होगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल की जब बात है तो हॉट डेजर्ट रीजन इसका सोर्स है। कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये हॉट और ड्राई होगा, हाई टेम्परेचर होगा, लो ह्यूमिडिटी होगा। क्या होगा, इसमें भी लो ह्यूमिडिटी है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल में, क्योंकि ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा मैरीटाइम वाले में देखने के लिए मिलेगा, कॉन्टिनेंटल वाले में लो ह्यूमिडिटी होगा, ठीक है। देन मैरीटाइम पोलर, ठीक है। तो यहाँ पे कोल्ड ओशियनिक रीजन ये है, तो कोल्ड और मॉइस्ट होगा, ठीक है। कूल टू कोल्ड टेम्परेचर होगा, तो कूल और मॉइस्ट होगा, और कोल्ड टू कूल टेम्परेचर होगा, ठीक है। कूल टू कोल्ड टेम्परेचर होगा, ठीक है, और मॉइस्चर होगा। देन मैरीटाइम ट्रॉपिकल, अब ये नाम से ही लग रहा है, अब ये होगा वार्म ओशियनिक रीजन इसका सोर्स रीजन है। वार्म ओशियनिक रीजन सोर्स रीजन है तो ये वार्म और ह्यूमिड होगा, वार्म टेम्परेचर होगा, हाईयर ह्यूमिडिटी होगा। देन कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, ठीक है। कॉन्टिनेंटल आर्कटिक अगर हम देखें सोर्स रीजन क्या है, पोलर रीजन। कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये एक्सट्रीमली कोल्ड होगा, बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, बिटरली कोल्ड और ड्राई होगा, ठीक है। क्या होगा, ये एक्सट्रीमली कोल्ड, वेरी ड्राई, बिटरली कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है। देन कॉन्टिनेंटल इक्वाटोरियल, ठीक है। कॉन्टिनेंटल इक्वाटोरियल, तो इसका क्या होगा, डेजर्ट सोर्स रीजन होगा इसका, डेजर्ट रीजन नियर द इक्वेटर, ठीक है। कॉन्टिनेंटल, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल आर्कटिक में आपने क्या देखा कि ये पोलर रीजन में ही होगा एक्सट्रीमली। अगर कॉन्टिनेंटल है और आर्कटिक है तो ये क्या होगा, एक्सट्रीमली कोल्ड होगा, बहुत ड्राई होगा, बिटरली कोल्ड और ड्राई होगा। और कॉन्टिनेंटल इक्वाटोरियल जब है तो ये डेजर्ट रीजन नियर इक्वेटर, एक्सट्रीमली हॉट होगा, ड्राई होगा, स्कॉर्चिंग टेम्परेचर होगा, लो ह्यूमिडिटी होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉन्टिनेंटल इक्वेटर है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने इक्वाटोरियल है। सो अब अगर नेक्स्ट देखें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रंट, ठीक है। तो फ्रंट क्या है, ये एक 3 डायमेंशनल बाउंड्री जोन है। क्या है, 3 डायमेंशनल बाउंड्री जोन है जहाँ पे कि 2 एयर मासेस विथ कॉन्ट्रास्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, वो कन्वर्ज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये यहाँ पे 3 डायमेंशनल बाउंड्री जोन बनेगा और 2 एयर मास जो होंगे जिसका कि प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, अलग होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा, वो आके मिलेंगे, ठीक है, कन्वर्ज करेंगे तो फ्रंट बनेगा। फ्रंट कैसा होता है, डायनेमिक होता है, कोई फिक्स्ड लाइन नहीं होता है, और ये एक्सटेंड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी जो है एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रू द ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। देन अब देखते हैं लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन की बनेगा कहाँ। तो फ्रंट्स जो है कॉमनली बनता है कहाँ पे, मिडिल और हायर लैटिट्यूड में। तो फ्रंट्स का ये स्पेशल फीचर याद रखना है कि फ्रंट्स बेसिकली कहाँ बनेगा, मिडिल और हायर लैटिट्यूड में बनेगा, क्योंकि हमने क्या देखा कि फ्रंट कहाँ पे बनेगा, वहीं पे बनेगा जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होगा, ठीक है, या टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट, प्रेशर कॉन्ट्रास्ट, मतलब क्या बात है यहाँ पे कि जब 2 कॉन्ट्रास्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मिलेगा,
ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी, तब जो है फ्रंट बनेगा। ठीक है, यहाँ यही कहा जा रहा है कि यहाँ क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट होगा। तो यहाँ ये कॉन्ट्रास्ट हमें मिडिल और हायर लैटिट्यूड में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे, बिटवीन 40 टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। कहाँ, 40 टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो दिस इज वेयर वार्म मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल एयर मास मीट विथ कोल्ड ड्राई पोलर एयर मास। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल एयर मास है वो मिलती है जाकर किससे, कोल्ड ड्राई पोलर एयर मास से। ठीक है, और ये जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट बन रहा है दोनों के बीच, ठीक है, बिटवीन दीज एयर मासेस, उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी और फ्रंटल डेवलपमेंट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट होता है और फ्रंटल डेवलपमेंट क्रिएट होता है। देन फ्रंटोजेनेसिस, तो ये फ्रंटोजेनेसिस क्या है, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और स्ट्रेंथनिंग ऑफ ए फ्रंट। ठीक है, कि ये फ्रंट का बनना और स्ट्रेंथ होना, जब फ्रंट बनता है और स्ट्रेंथ होता है तो हम इसको कहते हैं फ्रंटोजेनेसिस, कॉज्ड बाय कन्वर्जेंस ऑफ टू डिफरेंट एयर मासेस। और ये क्यों होगा, क्योंकि कन्वर्जेंस होता है दो डिफरेंट एयर मासेस का, उसकी वजह से। ठीक है, दो एयर मास, अलग अलग एयर मास आकर के मिलेगी तो बनेगा फ्रंट। ठीक है, फ्रंटोजेनेसिस का मतलब कि फ्रंट का बनना या फ्रंट का स्ट्रेंथ होना, फ्रंट का मजबूत होना। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर हम देखें तो इट अकर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो फ्रंट के लिए भी वही है कि ये एंटी, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है होगा और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फेयर क्लॉकवाइज। ठीक है, फ्रंट के लिए ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, इससे पहले हमने जो है और भी चीज़ देखा था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये फ्रंट वाला अभी आपको याद रखना है। फिर से अभी हम पढ़ने वाले हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन, तो हम दोबारा देख लेंगे कि किस तरीके से कहाँ पे रहता है। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या था, मैंने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बताया था कि आप ये याद रख लो, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होगा, वो कैसे रोटेट करेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिकल जो है साइक्लोन एंटी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज, बिल्कुल ये फ्रंट की तरह ही होगा। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, फ्रंट की तरह, फ्रंटोजेनेसिस की तरह। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कैसे गवर्न होता है, बाय कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये डायरेक्शन जो है गवर्न होता है। देन फ्रंटोलाइसिस क्या है, ये फ्रंटोजेनेसिस मतलब फ्रंट का बनना और फ्रंट का मजबूत होना। देन फ्रंटोलाइसिस का मतलब हो गया कि प्रोसेस ऑफ वीकनिंग और डिसिपेशन ऑफ ए फ्रंट, कि फ्रंट जब कमजोर हो रहा है या डिसिपेट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं फ्रंटोलाइसिस। फ्रंटोलाइसिस क्या है, वेयर वन ऑफ द एयर मासेस ओवरराइड्स अनदर। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रंटोलाइसिस का मतलब वीक होगा और डिसिपेशन हो जाएगा फ्रंट का। अब फ्रंट डिसिपेट कब हो जाएगा, कि जब क्या होगा, क्या कि वन ऑफ द एयर मासेस जो है दूसरे को ओवरराइड कर देगी। ठीक है, क्या होगा कि व्हेन वन एयर मासेस डोमिनेट्स और मिक्सिंग रिड्यूसेस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन देम, कि दोनों में से अगर एक एयर मास जो है डोमिनेट कर गया या अगर मिक्स हो गया, तो मिक्स होने की वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट तो कम हो जाएगा ना, जब दोनों मिक्स हो जाएगा। तो अब जब कॉन्ट्रास्ट कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंतर रहता है, डिफरेंस होता है, इसी वजह से फ्रंट बन पाता है। जब ये फ्रंट में अंतर ही खत्म हो गया, कम हो गया, वीक हो गया, तो फ्रंट जो है डिसिपेट हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और इसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, दिस लेड टू डिके ऑफ द फ्रंटल बाउंड्री। तो फ्रंटल बाउंड्री का डिके हो जाएगा। तो अब ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी वजह से फॉर्म होगा टेम्परेट साइक्लोन। क्या बनेगा, टेम्परेट साइक्लोन बनेगा। ठीक है, फ्रंट्स आर द मेन कॉज ऑफ टेम्परेट और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। फ्रंट जो है ये मेन कारण है जिसकी वजह से हम देखते हैं हायर लैटिट्यूड में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बन रहा है, स्पेशली कहाँ पे, मिड लैटिट्यूड्स में, वेयर पोलर एंड सब ट्रॉपिकल एयर मासेस फ्रीक्वेंटली इंटरैक्ट, जहाँ पे पोलर और सब ट्रॉपिकल एयर मासेस क्या करेगी, फ्रीक्वेंटली इंटरैक्ट करेगी, और ये साइक्लोन्स जो है ऑफन फॉर्म अलोंग स्टेशनरी और डेवलपिंग फ्रंट्स। ठीक है, तो ये साइक्लोन कहाँ पे बनेगा, ऑफन ये बनेगा स्टेशनरी और डेवलपिंग फ्रंट्स के पास ही बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमने देख ली कि फ्रंट की वजह से क्या बनेगा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा, स्पेशली मिड लैटिट्यूड में बनेगा, जहाँ पे कि पोलर और सब ट्रॉपिकल एयर मास फ्रीक्वेंटली इंटरैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रंट। तो फ्रंटोजेनेसिस का मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। एक होता है स्टेशनरी फ्रंट। ठीक है, स्टेशनरी फ्रंट का क्या मतलब है, टू एयर मासेस डू नॉट मूव अगेंस्ट ईच अदर। तो जैसे दो एयर मासेस है तो वो क्या कर रही है,
एक दूसरे के अगेंस्ट मूव नहीं कर रही है, यहाँ पे विंड ब्लो करेगा पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे विंड कैसे ब्लो करेगी, पैरेलल टू द फ्रंट, विंड ब्लो करेगी पैरेलल टू द फ्रंट, और वेदर कैसा होगा, क्लाउडी स्काई होगा और लाइट रेन होगा। कैसा होगा, क्लाउडी स्काई और लाइट रेन। तो ये होता है स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट, तो स्टेशनरी में हम क्या देख रहे हैं कि एयर मासेस जो है मूव नहीं करेगी एक दूसरे के अगेंस्ट, डू नॉट मूव अगेंस्ट ईच अदर। और विंड जो है अगर एक दूसरे के अगेंस्ट ब्लो नहीं करेगी तो क्या होगा, मूव नहीं करेगी तो विंड ब्लो करेगी पैरेलल टू द फ्रंट, फ्रंट के पैरेलल जो है ब्लो करेगी, और इसकी वजह से हमें क्लाउडी स्काई, लाइट रेन देखने के लिए मिलेगा। कैसा रेन देखने के लिए मिलेगा, लाइट रेन, ठीक है। तो ये है स्टेशनरी फ्रंट, क्लाउडी स्काई और लाइट रेन देखने के लिए मिलेगा। देन कोल्ड फ्रंट क्या है, तो ये स्टेशनरी का मतलब ये है कि रुका हुआ है ना, कोई चीज मूव नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है अगेंस्ट ईच अदर, तो ये जब पैरेलल ही विंड ब्लो कर जाएगा, कैसे, पैरेलल ब्लो कर जाएगा, तो हमें क्लाउडी स्काई और लाइट रेन देखने के लिए मिलेगा, ये पैरेलल ब्लो कर जाएगा, ठीक है। देन अब देखते हैं कोल्ड फ्रंट। तो कोल्ड फ्रंट क्या है, एक ट्रांजिशन जोन है जहाँ पे कि कोल्ड एयर मास जो है एडवांस करेगी और फोर्सिबली डिस्प्लेस कर देगी वार्म और कोल्ड एयर मास को। तो इसमें क्या होगा कि एक ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पे एक कोल्ड और ड्राई एयर मास आएगी और डिस्प्लेस कर देगी वार्म और मॉइस्ट एयर मास को, ठीक है। उसका जो कोल्ड एयर मास है ये मूव किधर करेगी, टुवर्ड वार्म एयर की तरफ आएगी, इसको पुश करेगी अपवर्ड, ऊपर की तरफ, वार्म वाले को ऊपर की तरफ भेज देगी ड्यू टू इट्स हायर डेंसिटी। अब ये चीज़ आपको पता है कि अगर एक ठंडा है एक गर्म है तो कौन वाला ऊपर होगा, डेफिनेटली जो वार्म है वही तो ऊपर जाएगा, क्योंकि वार्म वाला ठंडा क्या होता है, वो हल्का होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फ्रंटल स्लोप इज स्टीप कंपेयर टू वार्म फ्रंट, तो यहाँ फ्रंटल स्लोप क्या हो जाएगा, स्टीप हो जाएगा कंपेयर टू वार्म फ्रंट, और यहाँ पे वॉयलेंट जो है अपलिफ्ट होगा वार्म एयर का, ठीक है। इसमें क्या होगा, वॉयलेंट अपलिफ्ट होगा, यहाँ वार्म एयर का वॉयलेंट अपलिफ्ट होगा, ठीक है। उसके बाद वेदर कंडीशन कैसा रहेगा कोल्ड फ्रंट के साथ, तो रैपिड अपलिफ्टमेंट जो होगा वार्म एयर का, वार्म और मॉइस्ट एयर का, ठीक है। इधर से कोल्ड आ रही है, इधर से वार्म आ रही है, अब ये कोल्ड वाली क्या करेगी, ये ऊपर की तरफ भेज देगी इसको, ठीक है, वार्म वाला ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो इससे फिर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का। तो यहाँ पे इंटेंस बट शॉर्ट ड्यूरेशन रेनफॉल होगा, छोटे ही टाइम के लिए होगा, कम टाइम के लिए होगा, लेकिन बहुत इंटेंस रेनफॉल होगा, थंडर स्टॉर्म होगा, ठीक है। कुछ रीजन्स में अगर देखें यूएसए में, तो टोर्नेडोज कैन ऑल्सो डेवलप इन वार्म सेक्टर अहेड ऑफ द कोल्ड फ्रंट। तो कुछ रीजन्स में अगर हम देखें यूएसए में, तो टोर्नेडो क्या होगा, डेवलप होगा इन द वार्म सेक्टर अहेड ऑफ द कोल्ड फ्रंट। वार्म सेक्टर में क्या डेवलप होगा, टोर्नेडोज डेवलप होगा। तो ये चीज़ याद रखना है, कहाँ पे, यूएसए में। तो कोल्ड फ्रंट के बारे में हमने क्या देखा कि एक एडवांसिंग कोल्ड एयर बिहाइंड कोल्ड फ्रंट, कि एक कोल्ड एयर जो है आ रही है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है, फ्रंटल मूवमेंट है, और यहाँ पे ये क्या करेगी, रिसीडिंग वार्म एयर अहेड ऑफ कोल्ड एयर, ठीक है। यहाँ एयर जो है हम देख रहे हैं ऊपर की तरफ चली जाएगी, क्लाउड डेवलपमेंट होगा ड्यू टू फ्रंटल लिफ्टिंग, ठीक है। फ्रंटल लिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्लाउड डेवलपमेंट होगा, क्यों, फ्रंटल लिफ्टिंग की वजह से ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर, क्योंकि ये जो वार्म मॉइस्ट एयर है ये अब ऊपर की तरफ जा रही है, फ्रंटल लिफ्टिंग हो रहा है, फ्रंटल लिफ्टिंग की वजह से क्या हो रहा है, क्लाउड डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगी शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन इंटेंस, ठीक है। और यूएसए वाले एरिया में हमने क्या देखा कि टॉर्नेडो भी डेवलप हो सकता है, ठीक है, इन द वार्म सेक्टर अहेड ऑफ द कोल्ड फ्रंट, ठीक है। अब देखते हैं वार्म फ्रंट क्या है, यहाँ पे हमने देखा तो एक वार्म फ्रंट क्या है, ये बाउंड्री जोन है जहाँ पे कि एक वार्म और मॉइस्ट एयर जो है एडवांस करेगी ओवर रनिंग अ रिट्रीट कोल्ड मास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसमें अब एक वार्म फ्रंट आएगी, उसमें हमने देखा कि कोल्ड फ्रंट आई, इसमें एक वार्म फ्रंट आएगी, तो होगा क्या, वार्म एयर होता है लाइटर, क्या होता है, वार्म एयर लाइटर होता है, तो ये ग्रेजुअली राइज करेगा, ठीक है, ग्रेजुअली राइज करेगा ओवर द डेंसर कोल्ड एयर, ठीक है, डेंसर कोल्ड एयर के ऊपर ये राइज करेगा, और फ्रंट का क्या होगा, जेंटल स्लोप होगा, तो यहाँ पे स्लो अपलिफ्ट होगा, क्या होगा, यहाँ पे स्लो अपलिफ्ट होगा,
वेदर कंडीशन फिर कैसा होगा वार्म फ्रंट में, तो ग्रेजुअल एसेंट ऑफ वार्म एयर फॉर्म्स लेयर्ड क्लाउड। तो ये क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअल एसेंट होगा, ऐसे बिल्कुल से एकदम से पुश करके एक बार में ही नहीं भेज दिया जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा ग्रेजुअल एसेंट होगा वार्म एयर का, तो इसकी वजह से लेयर्ड क्लाउड बनेगा, जैसे कि निम्बो स्ट्रेटस, ऑल्टो स्ट्रेटस, सीरो स्ट्रेटस, लेयर्ड क्लाउड बनेगा, और उसकी वजह से मॉडरेट टू जेंटल प्रेसिपिटेशन होगा स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया ऑफन लास्टिंग लॉन्गर देन इन कोल्ड फ्रंट्स। ठीक है, फिर रेनफॉल शुरू होगा। जो कोल्ड फ्रंट में हमने देखा कि बहुत इंटेंस बारिश होगी लेकिन थोड़े टाइम के लिए, यहाँ पे रेनफॉल बिगिंस बिफोर द फ्रंट रीचेज अ लोकेशन, तो फ्रंट लोकेशन पे आए इससे पहले ही क्या होने लगता है रेनफॉल, और एंड कंटिन्यूज एज फ्रंट पासेस, और कंटिन्यू रहता है फ्रंट के पास करने के बाद भी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक वार्म एयर जो है आएगी बिहाइंड वार्म एडवांसिंग वार्म एयर बिहाइंड वार्म फ्रंट, की क्या कर रही है वार्म एयर आ रही है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगी, रिसीडिंग कोल्ड एयर अहेड ऑफ वार्म फ्रंट, तो ये रिसीड कर देगी कोल्ड एयर को। ठीक है, और यहाँ क्लाउड डेवलपमेंट होगा फ्रंटल लिफ्टिंग की वजह से ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर। तो यहाँ पे याद रखना है कोल्ड फ्रंट मतलब कोल्ड जो है, यहाँ पे जब हम कोल्ड फ्रंट की बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या होता है, अ कोल्ड फ्रंट इज ए ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे कोल्ड ड्राई एयर मास आ रही थी, एडवांस कर रही थी और डिस्प्लेस कर रही थी एक वार्म मॉइस्ट एयर को। सो वार्म फ्रंट के बारे में हमने क्या देखा कि ये भी एक बाउंड्री जोन है जहाँ पे कि वार्म और मॉइस्ट एयर मास जो है एडवांस करेगी किधर, कोल्ड एयर मास की तरफ। और हमने ये देखा कि वार्म हवा क्या है, कोल्ड हवा को के ऊपर से स्लाइड करेगी। क्या करेगी कि ये अगर कोल्ड एयर है तो कोल्ड एयर के, गिव मी अ मोमेंट, यस, वार्म एयर क्या करेगी, कोल्ड एयर के ऊपर स्लाइड करेगी। ठीक है, कोल्ड एयर के ऊपर ये जाएगी, कोल्ड एयर के ऊपर ये स्लाइड करेगी, क्योंकि वार्म एयर लाइट होती है और कोल्ड एयर हैवी होती है, तो वो किसके ऊपर स्लाइड करेगी, कोल्ड एयर के ऊपर। ठीक है, और हमने इस केस में क्या देखा कि ये जो है फ्रंट का जेंटल स्लोप होगा, तो इसकी वजह से स्लो अपलिफ्टमेंट होगा और लेयर्ड क्लाउड बनेगा, जैसे कि निम्बो स्ट्रेटस, ऑल्टो स्ट्रेटस और सीरो स्ट्रेटस। और इस केस में कौन सा क्लाउड बन रहा था, तो इस केस में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बन रहा था। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट के बारे में कि ऑक्लूडेड फ्रंट क्या है। तो ऑक्लूडेड फ्रंट जो है कहाँ बनेगा, जहाँ पे कि कोल्ड फ्रंट ओवरटेक कर देगी वार्म फ्रंट को कंप्लीटली। ठीक है, ऑक्लूडेड फ्रंट एक ऐसी बाउंड्री होती है जहाँ पे कि फास्ट मूविंग कोल्ड एयर मास वार्म फ्रंट को कैच करके वार्म एयर को पूरी तरह ऊपर उठा देती है। ठीक है, तो और ग्राउंड पे सिर्फ कोल्ड एयर ही रह जाता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगी, कोल्ड एयर मास कैचेस अप एंड पुशेस अंडर द वार्म एयर लिफ्टिंग इंटायर वार्म एयर मास ऑफ द ग्राउंड। तो जो पूरा वार्म एयर है ना उसको लिफ्ट कर देगी। ठीक है, ग्राउंड से। तो द रिजल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोल्ड एंड वार्म फ्रंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा कि यहाँ कॉम्बिनेशन होगा कोल्ड और वार्म फ्रंट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ही होगा। तो अब समझते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्लूजन को। तो एक कोल्ड ऑक्लूजन होगा, एक वार्म ऑक्लूजन होगा। द एडवांसिंग कोल्ड एयर इज कोल्डर देन द कूल एयर अहेड ऑफ द वार्म फ्रंट। तो इस केस में क्या होगा कि जब जो कोल्ड एयर पीछे से आ रही है वो और ज़्यादा ठंडी और हैवियर होगी, तो ये आके क्या करेगी, आगे वाली कूल एयर को भी ऊपर पुश कर देती है। तो रिजल्ट क्या होगा, वार्म एयर और कूल एयर दोनों ऊपर उठ जाते हैं। ठीक है, तो क्या करेगी, इट फोर्सेस बोथ वार्म एंड कूलर एयर टू राइज। ये दोनों को फोर्स करेगी, वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। तो यहाँ सिंपल क्या हुआ, ज़्यादा ठंडी एयर आ रही है और सबको ऊपर की तरफ कर दे रही है, तो ये हो गया कोल्ड ऑक्लूजन। देन वार्म ऑक्लूजन क्या हुआ, द एडवांसिंग कोल्ड एयर इज लेस कोल्ड देन द एयर अहेड। तो इसमें क्या होगा कि जब पीछे वाली कोल्ड एयर आ रही है, ठीक है, वो क्या होगा, इतनी ठंडी नहीं होती, कंपैरेटिवली लाइटर होता है, तो वो जो आगे वाली ज़्यादा ठंडी एयर के ऊपर चढ़ जाती है। तो होगा क्या कि इट राइजेज ओवर द कोल्डर एयर, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि द एडवांसिंग कोल्ड एयर इज लेस कोल्ड देन द एयर अहेड। तो जो एडवांसिंग कोल्ड एयर है वो कम ठंडी है, तो वो हल्का होगा। तो वो जब हल्का होगा तो वो क्या करेगी, राइजेज ओवर कोल्डर एयर। तो जो सबसे ठंडा एयर है उसके ऊपर चली जाएगी, स्टिल लिफ्टिंग द वार्म एयर अबव। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर चढ़ जाएगी और ऑलरेडी वार्म एयर जो है, ठीक है, जो ऑलरेडी वार्म एयर है वो ऊपर ही रहेगी।
ठीक है, स्टिल लिफ्टिंग द वार्म एयर अबव, तो वार्म एयर और भी ऊपर रहेगा। तो यहाँ हो क्या रहा है, जो लेस कोल्ड एयर है वो मोर कोल्ड एयर को ऊपर स्लाइड कर देती है। वेदर कंडीशन यहाँ पे एसोसिएटेड होगा, क्लाउड डेवलपमेंट होगा, निम्बो स्ट्रेटस और क्यूमुलो निम्बस बनेगा, कंटिन्यूअस और हैवी रेनफॉल होगा, और यहाँ पे गस्टी विंड होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा। ठीक है, और ये कॉमन होता है कहाँ पे, मैच्योर टेम्परेट साइक्लोन में। कहाँ पे, मैच्योर टेम्परेट साइक्लोन में। तो यहाँ पे एडवांसिंग वेरी कोल्ड एयर बिहाइंड ऑक्लूडेड फ्रंट, तो ऑक्लूडेड फ्रंट के पीछे जो है हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी एयर आएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट फ्रंटल मूवमेंट, तो इस केस में क्या होगा, रिसीडिंग कोल्ड एयर अहेड ऑफ ऑक्लूडेड फ्रंट, तो कोल्ड एयर को रिसीड कर देगी। ठीक है, यहाँ क्लाउड डेवलपमेंट होगा ड्यू टू फ्रंटल लिफ्टिंग ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर। ठीक है, सो अब हम समझते हैं, डिफरेंस समझते हैं फ्रंट और एयर मास के। आखिर फ्रंट और एयर मास के बीच क्या अंतर है, इसको समझते हैं। तो एयर मास क्या है, एयर मास है अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर, एयर मास क्या है, लार्ज बॉडी ऑफ एयर है, कवरिंग थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर ऑफ किलोमीटर। ठीक है, जब हम कह रहे हैं एयर मास तो ये लार्ज बॉडी ऑफ एयर है और ये कवर करेगी थाउजेंड ऑफ स्क्वायर ऑफ किलोमीटर, यूनिफॉर्म मॉइस्चर और टेम्परेचर होगा, और कैरेक्टरिस्टिक एक्वायर्ड फ्रॉम इट्स सोर्स रीजन, और जो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा ये सोर्स रीजन से एक्वायर किया हुआ रहेगा, हमने डिटेल में पढ़ा। देन अब फ्रंट क्या है, तो फ्रंट क्या है, द बाउंड्री और ट्रांजिशन जोन, जो कि दैट सेपरेट टू एयर मासेस ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, तो जो डिफरेंट डेंसिटीज के एयर मासेस को सेपरेट करेगा। ठीक है, जो भी टेम्परेचर और मॉइस्चर है, तो ये एक तरीके का ट्रांजिशन जोन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो डिफरेंट एयर मासेस की बात होगी। ठीक है, दो डिफरेंट एयर मासेस की बात होगी फ्रंट में। ठीक है, तो फ्रंट एयर मास और फ्रंट को अगर हम देखें तो एयर मास क्या है, अ वास्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विथ यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका कैरेक्टरिस्टिक यूनिफॉर्म होगा, ये ट्रांजिशन जोन होगा, और बाउंड्री जोन होगा दो एयर मासेस के बीच में। ठीक है, देन ये कवर करेगी हंड्रेड्स टू थाउजेंड ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, ये नैरो होगा, 3D जोन होगा। ठीक है, दैट कैन स्ट्रेच फॉर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, तो ये नैरो 3D जोन होगा, ये भी स्ट्रेच कर सकती है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो कंसिस्टेंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी थ्रू आउट होगा, और यहाँ पे शार्प चेंजेस होगा टेम्परेचर, प्रेशर और विंड में। वेदर देखें तो यूजुअली काम और कंसिस्टेंट होगा विद द मास, जैसा मास है उस टाइप का वेदर रहेगा। यहाँ पे हाईली एक्टिव रहेगा। द साइट ऑफ मोस्ट स्टॉर्म्स और प्रेसिपिटेशन वहाँ होगा जहाँ फ्रंट बन रहा है। फॉर्मेशन अगर देखें तो ये सोर्स रीजन पे बनेगा, और ये कहाँ बनेगा, जहाँ पे कि दो एयर मासेस, डिफरेंट टाइप के एयर मासेस कन्वर्ज करेंगे तो फ्रंटोजेनेसिस होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ दो डिफरेंट एयर मासेस आके कन्वर्ज करेंगे, फ्रंटोजेनेसिस जो है बनेगा। तो हमने देखा हमेशा ही तो क्या होगा, जो वार्म एयर है लाइटर होगा, वो ऊपर की तरफ चला जाता है, यही सारा कंडीशन होता रहेगा। रेनफॉल किस तरीके से क्रिएट होता है वो हमने देख ही लिया। ठीक है, कोल्ड फ्रंट में सबसे ज़्यादा हमने देखा कि लंबे टाइम तक रेनफॉल होगा, और कैसा उसमें क्लाउड बनेगा, तो लेयर्ड क्लाउड बनेगा। और जो वार्म फ्रंट था उसमें हमने क्या देखा कि वहाँ पे जो है रेनफॉल कैसा होगा, इंटेंस रेनफॉल होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा, शॉर्ट टाइम के लिए होगा लेकिन इंटेंस रेनफॉल होगा। ठीक है,